प्रदेश के शहरी इलाकों में संपत्ति की खरीद फरोख्त करने और रियल एस्टेट कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। संपत्ति की खरीद फरोख्त को लेकर अब सरकार ने स्टाम्प शुल्क पर लगने वाले 3% सेस को घटाकर 1% कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इसे रियल एस्टेट कारोबार के लिए जरूरी बताया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार के इस फैसले से आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकेंगी। 2% की छूट मिलने से लोग आसानी से अपना मकान खरीद सकेंगे। दरअसल कोरोना संकट काल के दौरान प्रदेश के रियल एस्टेट कारोबार में धीमी गति आ गई थी, साथ ही संपत्ति की खरीद फरोख्त पर भी विराम सा लग गया था। लेकिन अब सरकार ने रियल एस्टेट कारोबार को उभारने के लिए बड़ी राहत देने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत में अब जो स्टाम्प शुल्क पर सेस लगता था उसको घटाकर 1% कर दिया है, ताकि प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबार को प्रोत्साहन मिल सके और लोग आसानी से अपनी संपत्ति खरीद सकें। शिवराज सरकार के 2 मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके मंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के भीतर उन्होंने विधानसभा की सदस्यता नहीं ली है। इससे पहले 21 अप्रैल को दोनों मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। उनके 6 महीने का कार्यकाल 21 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। ऐसे में अगर 21 अक्टूबर से पहले वो विधानसभा के सदस्य नहीं चुने जाते हैं तो कानूनी प्रावधान के तहत उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उधर अटकलें इस बात की लगाई जा रही हैं कि चुनाव आयोग कभी भी चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन चुनाव संभावित अक्टूबर के आखिरी महीने तक हैं। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये दोनों मंत्री अपने मंत्री पद पर रहेंगे या फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में खदानों की लापरवाही की वजह से मासूमों की जान जा रही है। यही कारण है कि अब बाल संरक्षण आयोग ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और अपने स्तर पर जांच भी शुरू कर दी है। अभी तक करीब 1 साल में 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। राजधानी भोपाल की बात करें तो 2 अलग अलग मामलों में 3 बच्चों की जान गई है। छतरपुर में 1 बच्चे की डूबने से मौत हुई है। सतना में भी 1 बच्चे की जान गई है। इसके अलावा कटनी में 5 अलग अलग मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 सगी बहनों की खदान में डूबने से मौत हुई है। इसके अलावा ग्राम कनौजा में 2 बच्चों की मौत हुई है और 1 बच्चे की मौत सांदी गांव के अंतर्गत हुई है। तमाम जो बिंदु हैं उस पर बाल आयोग की टीम ने जांच करना शुरू कर दिया और ये जानकारी निकल के आई कि माइनिंग डिपार्टमेंट में एक बजट रहता है और इन खदानों को जब उपयोग करने के बाद छोड़ दिया जाता है तो फेंसिंग की व्यवस्था की जाती है, मुनादी वहाँ पर की जाती है, गड्ढों को भरने का काम किया जाता है। लेकिन विभाग की लापरवाही है कि यहाँ पर खुले में जो है खदानें हैं, यहाँ पर किसी तरीके के सुरक्षा के उपाय यहाँ पर नहीं किए गए। यही कारण है कि जब इन गड्ढों में पानी भरा जाता है तो नहाने के दौरान बच्चे यहाँ पर आते हैं और डूबने से उनकी मौत हो जाती है। तो पूरे मामले में यहाँ पर बाल आयोग के द्वारा संज्ञान लिया गया है और संज्ञान लेने के बाद तमाम जिलों से रिपोर्ट तलब की गई है और अब आगे जांच में तथ्य सामने आएंगे तो बाल आयोग की टीम जो है इस पूरे मामले में अलग अलग जिलों में जो है जिम्मेदार खनिज विभाग के अधिकारी, तमाम दूसरे विभाग के अधिकारी और खदान मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। कोरोना काल में जलपुर स्वास्थ्य महकमे की एक गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक कोरोना रिपोर्ट को लेकर हुए असमंजस में विभाग ही मरीज को अलग अलग कोविड अस्पतालों में शिफ्ट करता रहा। मामला कोरोना महिला मरीज के पॉजिटिव नेगेटिव आने के मैसेज से जुड़ा है, जिसके बाद महिला ने स्वास्थ्य महकमे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल मामला जलपुर की एक 27 वर्षीय महिला के कोरोना संक्रमण से जुड़ा है, जहां उसके द्वारा बीती 1 सितंबर को फीवर क्लिनिक पर अपना कोरोना सैंपल दिया गया, जिसके बाद उसे 3 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव बताकर 4 सितंबर को अल सुबह कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन जब उसकी नज़र स्वास्थ्य महकमे द्वारा भेजे गए मैसेज पर पड़ी तो वह अचंभित रह गई, क्योंकि विभाग द्वारा उसे कोविड नेगेटिव होने का मैसेज भेजा गया, जिसके बाद महिला ने मेडिकल अस्पताल में जमकर हंगामा किया और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जब इस पूरे मामले पर जिले के CMO से सवाल किया गया तो उन्होंने बात स्पष्ट कही कि महिला पॉजिटिव है, लेकिन मैसेज को लेकर वे कुछ भी कहने से बचते रहे। इंदौर में कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है। अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15,000 के करीब पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी और विक्रम अवार्डी धनंजय शर्मा भी इसकी चपेट में आ गए हैं।
इसके अलावा 12 से ज्यादा टीआई और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इंदौर में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 1954 सैंपलों की जांच में 279 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं 1666 सैंपल नेगेटिव मिले। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन में 3 मरीजों की मौत की पुष्टि के बाद अब तक कोरोना से 421 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण की दर भी रिकॉर्ड 14.27% पर पहुंच गई है। अभी तक 2,33,471 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांचे जा चुके हैं। इनमें से 14,870 मरीज पॉजिटिव आए हैं। अस्पतालों से 10,231 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 4,318 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विक्रम अवार्डी धनंजय शर्मा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वे संत उत्तम स्वामी के भक्त परिवार का संचालन भी करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। 2 दिन पहले वे उपचुनाव की तैयारियों के सिलसिले में बदनावर गए थे। रविवार को कोरोना टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्हें होम आइसोलेट किया गया है। उधर भाजपा नेता गोलू शुक्ला भी संक्रमित हो गए हैं। इंदौर में हुई एबीवीपी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल विधायक मानली गौड़ के भतीजे सुवेंद्र भी पॉजिटिव आए हैं। इंदौर सीए ब्रांच के अध्यक्ष हर्ष फिरोदा और सचिव गौरव महेश्वरी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं शहर के थानों में भी लगातार कोरोना फैल रहा है। अब तक 12 से ज्यादा टीआई पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें 6 टीआई आइसोलेट हैं। इसके बाद दूसरे थानों के टीआई तनाव में हैं, क्योंकि यह एहतियात बरतने के बावजूद उनके साथी संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना के नियंत्रण के लिए बनी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में भी अब फेरबदल कर दिया गया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता कृष्ण मुरारी मोघे इससे बाहर हो गए हैं। वहीं आरएसएस के डॉक्टर निशांत खरे, पवन तिवारी और रूपेश कुमार को शामिल किया गया है। इसके अलावा सांसद और बीजेपी के सभी विधायक इसमें शामिल हैं। एमपी में ऑनलाइन क्लासेस को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अधिकारियों के बीच सामंजस्य न बैठने के चलते अब एमपी बोर्ड की माशिम ऐप से शुरू होने वाली ऑनलाइन क्लासेस को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राओं की ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत आज सुबह 7 बजे से की जानी थी। एमपी में माध्यमिक शिक्षा मंडल के ऐप से पढ़ाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अधिकारियों के विवाद के चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल के माशिम ऐप से शुरू होने वाली ऑनलाइन क्लासेस को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। क्लासेस रद्द करने का आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया है। कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राओं की माध्यमिक शिक्षा मंडल के माशिम ऐप से ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत आज सुबह 7 बजे से की जानी थी। दूरदर्शन से ऑनलाइन क्लासेस को लेकर करार भी हुआ था, जिसके तहत आज सुबह से ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की जानी थी। दरअसल अधिकारियों के विवाद के चलते ऑनलाइन क्लासेस को रद्द करने का आदेश जारी किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत एमपी बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के माशिम ऐप से पढ़ाई कराने को लेकर तैयारी की थी, जिसके तहत छात्र छात्राओं का आंतरिक मूल्यांकन किया जाना था। तो वहीं माशिम ऐप से ही छात्र छात्राओं को पेपर भी भेजे जाने थे, यानी ओपन बुक प्रक्रिया के तहत छात्र छात्राओं के एग्जाम लिए जाने थे। इसकी शुरुआत से पहले ही देर रात स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर ऑनलाइन क्लासेस को रद्द कर दिया है। एमपी में अब अधिकारियों के विवाद का खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है, यानी ऑनलाइन क्लासेस को लेकर अब तक सारे आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ही जारी करता रहा है। लेकिन आईएएस अधिकारी राधेश्याम जोलानिया के एमपी बोर्ड के चेयरमैन का पदभार संभालने के बाद ही एमपी बोर्ड में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की तैयारी की गई थी। एमपी बोर्ड क्लासेस को लेकर रूपरेखा तैयार कर रहा था। ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत से एन वक्त पहले ही इस तरह का आदेश जारी कर ऑनलाइन क्लासेस को दरअसल स्थगित कर दिया है। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से परामर्श किए बिना माशिम ऐप से पढ़ाई कराने का आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को रास नहीं आया। इसके बाद ही मामला मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री तक पहुंचा और अधिकारियों के बीच सामंजस्य न बैठने के चलते ही ऑनलाइन क्लासेस के आदेश को फिलहाल रद्द करना पड़ा। दरअसल कोरोना संकट काल के चलते कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक इस बार तिमाही और छमाही परीक्षाएं नहीं हुई हैं। ऐसे में मुख्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने माशिम ऐप से तैयारी को लेकर रूपरेखा तैयार की थी, लेकिन अब तक स्कूल शिक्षा विभाग ही ऑनलाइन क्लासेस को लेकर तैयारी करता रहा है। ऐसे में अब अधिकारियों के बीच मनमुटाव होने के चलते ही इस आदेश को निरस्त कर दिया है। छतरपुर में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। यहाँ पर स्कूल द्वारा बच्चों को कीड़े लगे चावल बांटे गए हैं। जब हमने इस पूरे मामले की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी तो उनका कहना था कि एक टीम बनाकर इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखना यह होगा कि अब कब तक इन दोषियों पर कार्रवाई होती है।
कालाबाजारी को लेकर सरकार सख्त हो गई। झाबुआ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झाबुआ में एक फ्लोर मिल के मालिक और उसके पार्टनर के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 और 420 के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि थाना एसडीएम ने 5 सितंबर को फ्लोर मिल का सर्वे किया था और सर्वे के दौरान फ्लोर मिल के स्टॉक और खरीदी बिक्री पंजे में काफ़ी गड़बड़ियां पाई गई थी, जिसके आधार पर एसडीएम ने थाना पुलिस थाने पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसी प्रतिवेदन के आधार पर फ्लोर मिल के मालिक और उसके पार्टनर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले पुलिस ने पूर्व जिला अध्यक्ष और परिवहन कारोबार से जुड़े सुरेश चंद जैन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल भेज दिया था। पूरे मामले की कार्रवाई जारी और प्रशासन की टीम नेचुरल गोल्ड मिल कर वहाँ के सामान की जब्ती कर रही है। मतलब इस पूरे मामले को लेकर भी अनाज परिवहन से इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। रायपुर में कोरोना संक्रमण के साथ ही मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं और इसके बाद राजधानी के सबसे बड़े मार्केट में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। हलवाई लेन का एरिया है जो कि सदर मार्केट से होकर के गोल बाजार तक पहुंचता है। इस पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन में तब्दील करके सील कर दिया गया है। जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस एरिया में भी कई कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं और उसके बाद से नगर निगम ने ये कार्रवाई की है। बाजार में अभी सबसे बड़ी आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन इसे ही बनाया गया है। एक सड़क जो कि सदर बाजार से होते हुए गोल बाजार तक पहुंचती है, सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट यहाँ पर है। इसके अलावा हलवाई लेन का ये एरिया कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह भी है कि इस पूरे एरिया में संक्रमण से बचाव को लेकर के फिलहाल कोई बड़ी व्यवस्था नहीं की गई है। केवल बांस बल्लियां लगाई गई हैं। सैनिटाइजेशन जो है वो अभी तक के नहीं किया गया है। हालांकि जो यहाँ पर लोग हैं उनके बाहर निकलने पर मनाही है और उनके रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको बाहर से ही लेनी होंगी। शहर से लगे गठला गांव में ग्रामीणों ने निर्माणाधीन शमशान घाट का विरोध शुरू कर दिया है, जिसे लेकर महिला और पुरुष ग्रामीण लगभग 400 से 500 की संख्या में यहां पहुंचे और इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहां जो कोविड-19 से जो प्रभावित जो मरीज हैं उनके शव को जलाया जा रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ग्रामीणों को तकलीफ हो रही है और जहां शमशान घाट का चयन किया गया है वो एक आम रास्ते की तरह है और वहां से ग्रामीण अपने अपने खेत जाते हैं और सैकड़ों एकड़ की जो खेती है उसके आसपास होती है, जिससे लगातार ग्रामीणों का विरोध जिला प्रशासन को झेलना पड़ रहा है। और इस विरोध के कारण भारी संख्या में जिला पुलिस के जवान और अधिकारी यहां पहुंचे थे और इसका विरोध ग्रामीणों ने इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गठला पहले ही शमशान घाट के लिए 2.5 एकड़ ज़मीन नदी के उस पार दे चुका है, लेकिन गांव के करीब फिर से इस तरीके से निर्माणाधीन जो कोविड-19 के जो मरीज़ हैं, कोरोना के मरीज़ हैं, उनको जलाने के लिए यहाँ निर्माण किया जा रहा था, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं और जिसे लेकर लगातार इनका विरोध जारी है। लेकिन काफ़ी मान मनौवल और समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए हैं, लेकिन मामला पूरी तरीके से अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार छोटे छोटे बच्चों को गर्म और पोषक आहार मिल सके, इसको लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का निर्णय लिया था। लेकिन इस बीच लगातार चाहे बालोद जिले की बात की जाए या पूरे प्रदेश की बात की जाए, कोरोना के संक्रमण और लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखा गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी केंद्र के खोले जाने को लेकर भी सवाल खड़ा हो गया है। और इसी को लेकर के कई जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोला गया। मामले पर बात की जाए तो बालोद जिला प्रशासन का भी मानना यह है कि आने वाले 16 तारीख तक के लिए यहाँ जो छोटे छोटे बच्चों को सूखा राशन वितरण कर दिया गया है और इस दौरान जो आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता और सहायिका है घर घर पहुँच करके जो पालक है पालकों से उनकी रजामंदी ले रहे हैं कि उनके बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, इसको लेकर रजामंदी लिया जा रहा है। लेकिन जो बात देखने को आई है कि इसमें पालकों का भी सीधा सीधा कहना है कि वे अपने बच्चों को इस संक्रमण के बीच आंगनबाड़ी केंद्र नहीं भेजना चाहते। और बात की जाए तो आने वाले 16 तारीख तक बालोद जिले में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुलेंगे। धमतरी के सराफा व्यापारियों ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक अनोखा फैसला लिया है। सराफा व्यापारियों ने तय किया है कि 1 सप्ताह तक वो स्वैच्छिक लॉकडाउन रखेंगे। मतलब आज से जो लॉकडाउन शुरू होगा वो इस पूरे सप्ताह चलेगा और ये स्वैच्छिक लॉकडाउन होगा, अपनी मर्जी से होगा, बिना किसी दबाव के होगा। इन 7 दिन धमतरी के जो सोना चांदी की दुकानें हैं, पूरा सराफा बाजार बंद रहेगा, कोई कारोबार नहीं होगा। ये फैसला लेने की नौबत क्यों आई? दरअसल
धमतरी वैसे प्रदेश के दूसरे जिलों से कोरोना के मामले में कम प्रभावित रहा है, लेकिन बीते 15 दिनों की बात की जाए तो आंकड़े डरावने हैं। धमतरी के नगरी के एक शासकीय चिकित्सक की कोरोना से मौत हो गई और संक्रमण का जो दर बढ़ रहा है वो अब 500 को पार कर चुका है। जो कभी इक्का दुक्का इकाई की संख्या में रहती थी, अब वो 500 के ऊपर चला गया है। और यही जो बात है वो डराने वाली, लगातार रोज़ जो संक्रमण के मामले नए केस सामने आ रहे हैं और जिससे लोगों में खौफ है। लोगों का मानना है कि अब जो लॉकडाउन का जो तरीका है वो अब अपनाया जाना चाहिए था, लेकिन शासन ने और प्रशासन ने सभी चीज़ों को खोल दिया है। बार रेस्टोरेंट भी अब खोले जा चुके हैं, कहीं कोई बंदिश नहीं है। इस स्थिति में कोरोना को कम से कम रोकने के लिए सराफा व्यवसायी ने एक सराहनीय पहल की है। देखना होगा कि इस पहल का कितना सकारात्मक असर धमतरी को मिलता है।